नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। अंता की सियासत इन दिनों गर्म है। एक तरफ कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति के साथ पूरा संगठन चुनावी मोड में झोंक दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ताकत की प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि दोनों दलों के लिए साख का सवाल बन चुका है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे अंता में शानदार रोड शो करने जा रहे हैं। मांगरोल में बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। मंत्री जोगाराम पटेल तैयारियों में जुटे हैं और 24 अक्टूबर से ही बीजेपी का पूरा संगठन मैदान में सक्रिय है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस चुनाव में नेताओं की फौज उतार दी है। करीब 272 नेताओं को अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस जहां बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने में जुटी है, वहीं बीजेपी शक्ति प्रदर्शन और नेतृत्व के करिश्मे पर भरोसा जता रही है। कुल मिलाकर अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की माइक्रो प्लानिंग बाजी मार लेगी या फिर बीजेपी का महा रोड शो संगठन शक्ति अंता का समीकरण पलट देगा। अंता की जंग अब सिर्फ वोटों की नहीं, रणनीति और जनसमर्थन की टक्कर भी बन चुकी है। बेहद खास मुद्दा, आज चर्चा इसी पर। सामान्य परिवार के व्यक्ति को क्या क्या जरूरतें होती है वो सब अच्छी तरह से जानते हैं और जीत करके आएंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल है कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। स्वागत है स्वर्णिम जी आपका। बीजेपी से हमारे साथ राखी राठौर जी हैं। राखी जी बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद है। मिथिलेश जी आपका बहुत स्वागत है। तैयारियां दोनों स्तर से की जा रही है क्योंकि कड़ी टक्कर, बड़ी टक्कर मानी जाती है बीजेपी और कांग्रेस में। और शुरुआत में राखी जी आपसे करना चाहूंगी क्योंकि लगातार सक्रिय बीजेपी भी और कांग्रेस ने भी अपने अहम चेहरों को ये कहे एक बड़ी फौज को मैदान में उतार दिया है। लेकिन कल जो बड़ा रोड शो होने जा रहा है अंता में, वो क्या तस्वीर बदलते नजर आएगा या वो कितने मजबूत और बीजेपी को वहां करेगी? क्योंकि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे की ये जोड़ी रहेगी जो मौजूद रहेगी इस रोड शो में। श्वेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों के साथ में अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी। ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही। हर चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो। हर चुनाव में हम पूरी मेहनत के साथ जाते हैं और उसी दम पर हम वहां पर जीत भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। और ऐसा ही अंता के चुनाव में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की सादगी, उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी कर्मठता के कारण आप देखिए पिछले उपचुनावों में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत अच्छा रहा है। उपचुनाव विधानसभा की मैं बात करूं तो हमने 7 में से 5, 1 से 5 पर पहुंचे, कांग्रेस को 4 से 1 पे पहुंचाया। इनका जो गढ़ हुआ करता है झुंझुनू, रामगढ़, वहां पर हम लोगों ने इनकी जमानतें जब्त कराई। तो जिस तरह से काम कर रहे हैं भजनलाल जी क्षेत्र के अंदर, निश्चित तौर पे हमारी जीत जो है वो वहां पर होगी और उसके लिए संगठन और सरकार मिलकर के काम कर रही है। कल का रोड शो निश्चित तौर पे जो है वो एक ऊर्जा का संचार करेगा वहां के कार्यकर्ताओं में भी, और जनता में एक संदेश जाएगा कि हम सब एकजुट होकर उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और सीधी सी बात है, उस क्षेत्र के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक आता है तो निश्चित तौर पे वहां पर डेवलपमेंट और बेटर हो सकेगा, एक कोऑर्डिनेशन तरीके से हो सकेगा। अब तक के 2 साल के जो हमारे काम हैं, जिसमें कि हम सिंचाई की सबसे मुख्य, कि वो ऐसा एरिया है जहां पे सिंचाई मुख्य रूप से जरूरत है, और परवन जल परियोजना हो, चाहे राम जल सेतु के 23,000 करोड़ के टेंडर्स हो चुके हैं, उनके वर्क ऑर्डर्स जल्दी होंगे, काम चालू हो जाएगा और लोगों के जीवन में जो एक परिवर्तन होगा उसके बूते पर निश्चित तौर पे जनता हम पर विश्वास करेगी। और देखिएगा कि बहुत अच्छे मतों के साथ में एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा नहीं है कि 5-6 साल तक एक ही व्यक्ति और उसी को हम दिए जाएं। हमने एक ऐसे कार्यकर्ता को दिया है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। हर एक कार्यकर्ता में वहां पर एक ऊर्जा का संचार है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कहते हैं कि पीछे खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाके मुख्य धारा में कार्यकर्ता को ला करके काम करना चाहिए, और उसी ध्येय के साथ में कल हमारे सीएम और पूर्व सीएम मिलकर के इस चुनाव प्रचार में अपनी भागीदारी रखेंगे। ठीक है स्वर्णिम जी, अंता का चुनाव बहुत दिलचस्प है, मुकाबला भी कड़ा है। क्या लगता है यहाँ रणनीति जीतेगी या संगठन? और ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस भी माइक्रो लेवल पर जिस तरह से मजबूती के साथ उन चेहरों को उतारा और माइक्रो लेवल पर यहाँ पर काम कर रही है, क्या ये बीजेपी की रणनीति को शिकस्त दे पाएगी? कल एक बड़ा रोड शो भी है, क्या ये तस्वीर बदल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी के अलावा सब वहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।
और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहाँ पे गांव ढाणी ढाणी में जो टाउन्स हैं वहाँ पे सब जगह माइक्रो मैनेजमेंट के तहत एक वॉर रूम बना कर रखे, हमारे जो जयपुर का वॉर रूम है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं एक रणनीति के तहत। और तमाम नेता वहाँ पे पहुंचे, सब गए। पहली बार मुख्यमंत्री जी जाएंगे, देखना होगा कि झालावाड़ में वहाँ पे आंसू पहुँचने तो नहीं गए, जो बच्चे स्कूल की छत गिरने से दब के मर गए थे उनके, लेकिन यहाँ प्रचार करने जरूर आ रहे हैं। ये भी एक पूछा जाएगा क्योंकि आदिवासी के बच्चे थे वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि आज जो पीले चावल बांट रहे हो, अरे ये तो 12 जिला है जो पूरे प्रदेश को चावल खिलाता है बासमती, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके विकास के लिए क्या किया? आज बात कर रहे हैं कि पीछे से एक आदमी को ला करके मुख्य धारा में, वो कंवर पाल जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो कौन थे? चुनाव क्यों हो रहा है? ये प्रश्न सबसे बड़ा है। वो वही थे जिनको मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी लाई थी और एक आपराधिक मामले में सजा होने के कारण ये सीट से उनकी सदस्यता चली गई, और सदस्यता जाने के कारण पहली बार राजस्थान में ऐसा हो रहा है कि आपराधिक मामले में कन्विक्शन होने के कारण सीट खाली हुई हो। तो ये तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के, आपके किसान आज जो मुआवजे के लिए चक्कर काट रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा। पानी, बिजली, जो गर्मियों में बेतहाशा जो शॉर्टेज हुई थी, जो कमी आई थी, जिसके कारण लोग त्राही त्राही कर रहे थे, वो भूले नहीं है लोग। वो ये भी नहीं भूले कि इस अंता को औद्योगिक हब में बदला था प्रमोद जैन भाया ने। आज वहां पे सड़कें टूटी हुई हैं। कांग्रेस कैंडिडेट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर आपको लगता है इसका कोई असर होगा? क्योंकि पिछली बार में जो मुकाबला था बहुत ही कम अंतर से जीत हार तय हुई थी। देखिए, प्रमोद जैन भाया जब भी हारे हैं बहुत ही मामूली अंतर से ही हारे हैं, 4-4.5 हजार से, और जीते 35-40 हजार से। ये प्रमोद जैन भाया का रिकॉर्ड है। और जो सवाल उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2 साल से आपकी सरकार चल रही है, क्या किया आपने? अरे जिस खनन को लेकर के बात कर रहे हैं, खनन के आरोप तो आपके कैबिनेट मंत्री जो अभी कैबिनेट में हैं, वो सरकार पर लगा रहे हैं। 8 करोड़ की बजरी का रोज खनन हो रहा है इसी क्षेत्र में, वो ही आरोप लगा रहे हैं। और सीबीआई जब कहती है कि हम खनन माफिया की जांच कर ले, तो यही सरकार कहती है नहीं, हमें जांच नहीं करानी। ये सरकार है और आरोप लगा रही है आज भी प्रमोद जैन भाया पर। अरे प्रमोद जैन भाया जिसने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया और समस्त समाज के 36 कौमों को साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए, आरोप सभी बेबुनियाद है, आरोप सभी बेबुनियाद है, कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत है, जब भी तो कुछ कर नहीं पा रहे। मुझे देखिए, 2 साल पहले जो जनता से रिजेक्ट हुआ कैंडिडेट है, उसको फिर से सेलेक्ट किया है। मुझे लगता नहीं कि अब की बार वो जनता की चॉइस होगा। आरोप किसने लगाए किसने नहीं लगाए, लेकिन भरत सिंह कुंदनपुर की मैं बात करना चाहूंगी, जिनकी आवाज को कांग्रेस ने तो नहीं सुना, लेकिन जनता, देखिए अपन कैंडिडेट की बात कर रहे, बीच में नहीं बोले, के बीच में मत बोलिए। देखिए श्वेता, अगर ये व्यवस्था देंगे कि बीच में बोलना है तो ठीक है, इनको बोलने दीजिए। शॉर्ट में अपनी बात रखिए। भरत सिंह कुंदनपुर ने जो कहा था, भाया रे भाया, तो वो सब जनता ने सुना है, कांग्रेस ने नहीं सुना, लेकिन जनता सुन चुकी है, और इसीलिए उनको 2023 के अंदर रिजेक्ट किया था। लेकिन जिस तरह से अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता, तो ऐसा क्यों होता कि 2023 के अंदर चाहे मार्जिनल ही रही हो, हार तो हार होती है, और उस हार के साथ में जब जनता ने ये मैंडेट दिया है, तो निश्चित तौर पे प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। जहां तक देखिए बात इन्होंने हमारे कैंडिडेट के बारे में की, और मुझे बताइए, कन्विक्शन होते ही अगर उनके परिवार में से किसी को देते, या कन्विक्शन होने से बाद में हम उनको ही कैंडिडेट, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ ना। जब तक कि अपराधी घोषित न्यायालय से नहीं हो, तब तक क्या आप इस बात को डिसाइड कर दोगे कि वो क्रिमिनल जो उसका बैकग्राउंड है? फिर तो प्रमोद भाया को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज, ठीक है, बीजेपी उसके साथ नहीं गई, हाई कोर्ट ने क्वैश करने के लिए मना कर दिया, और इसलिए आप कह रहे हैं कि क्लीन चिट बीजेपी को, परिवार को नहीं दिया, मिथिलेश जी परिवार को टिकट नहीं दिया। सानू से आपने रामगढ़ में, झुंझुनू में दिया था, जो परिवार वालों को। एक लाइन का जवाब, बिल्कुल एक लाइन का जवाब है। देखिए, अभी खुद ही कह रहे हैं इनके कैंडिडेट को तो कन्विक्शन तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आरोप से साबित कर दिए, सजा दे दी। किरोड़ी मीणा जी ने जो कहा उससे कमी कहा था, लेकिन एक बात सबने सुनी है, एक बात सबने सुनी, प्रमोद जैन भाया पे खूब आरोप लगाया सामने, लेकिन जांच में कुछ नहीं आया। 2 साल हो गए। अरे बताइए कहाँ है? चलिए ठीक है, अब ये जनता तय कर रहा है। देखिए, अभी आप लोग एक दूसरे पर कितना भी आरोप लगा लीजिए, जनता के जहन में क्या है दोनों कैंडिडेट को लेकर, ये जनता तय करेगी 11 तारीख को। मिथिलेश जी, बार-बार अंता को लेकर ऐसा लग रहा है कि वर्सेस है कांग्रेस और बीजेपी, और होता भी है कि अगर 2 पार्टी 2 मजबूत है तो आर या पार, या तो ये जीतेगा दूसरा। लेकिन इस बार अंता में नरेश मीणा, क्या आपको लगता है कि क्या नरेश मीणा सिर्फ किसी का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में है, या फिर बराबरी की टक्कर दे रहे हैं? और क्या नरेश मीणा को लेकर गंभीर होने की जरूरत बीजेपी कांग्रेस दोनों को है? देखिए, जिस आदमी ने 22 महीने में 3 चुनाव लड़ रहे हो, तो ये तो मानना पड़ेगा कि वोट तो आ ही रहे हैं। छबड़ा से ज्यादा वोट आए देवली उनियारा में, और अब अंता में वो लड़ रहे हैं। जो हालात हैं, जिस तरीके का वहाँ माहौल सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी का कोर वोट बैंक धाकड़
इनसे छूट के जा रहा है। और उसका कारण भी है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी कभी सीट थी शिवनारायण धाकड़ की, उसको भाया जी ने कैसे हराया वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरीके से नरेश मीणा ऊंट पर बैठकर चटनी रोटी खा रहे हैं, जिस तरीके से आज माहौल गरमाया है कांग्रेस का, चुनाव उठा क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी तो बैठा आए थे क्योंकि उनकी सभा में आदमी नहीं आए थे, और नरेश मीणा और उनके आमने सामने आए तो नरेश मीणा ने उनकी गाड़ी निकलाई। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि मैं जाटों में जाट कौम से आता हूं, तो वो इसलिए कहा कि वो हनुमान बेनीवाल से बड़ा बनना चाहते हैं जाटों में। वहां जाटों के वोट है नहीं, लेकिन जिस तरीके की उनकी भीड़ नहीं आई, आज सचिन पायलट के आने से जरूर माहौल प्रमोद जैन भाया के पक्ष में बनता नजर आया। जो रोड शो किए उन्होंने, चाहे सभाएं की अंता, मंगरोल और सीसवाली, वहीं कल भजन लाल जी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रोड शो करना जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कब जाएंगे, क्योंकि वो छोटे किरोड़ी को कंट्रोल करने के लिए बड़े किरोड़ी की दरकार है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हालात ये है वहां के कि 30% वोट तीनों के पास है, 10% तय करेंगे। अब 10% में से कौन ले जाएगा? जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जिसमें जनरल और तमाम लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि 1.5-2 साल में जो इनका पूर्व विधायक है जो अंदर है, उनकी वजह से नाराज है। वसुंधरा राजे जी बैठकर दिन भर फोन कर रही है, धाकड़ समाज के तुलसीराम वर्मा को बुलाया है, नरेंद्र नागर को बुलाया है। इसी पर मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा, लेकिन इस बीच क्योंकि चलिए वापस डिबेट का रुख करते हैं। और आपको उस वक्त मिथिलेश जी मैंने रोका था, आप जो बात कह रहे थे, आपने एक बात कही कि 30-30 तो तीनों में है, 10% वो है जो डिसाइड करेंगे कि किसके साथ जाते हैं। यानी ये तो कहना बेमानी होगा कि अंतर के मुद्दे क्या है, किसके आधार पर आम जनता, क्योंकि अब वो बातें नहीं रही। कुछ सालों पहले तक जरूर मुद्दे अहमियत रखते थे, लेकिन अब कितने भी मुद्दों की बात कर ली जाए, लेकिन बाद में कैंडिडेट और पार्टी और जाति समीकरण ये महत्वपूर्ण रहता है। अंता में क्या अब तक के जो चुनाव हुए उससे इस बार के चुनाव अलग कैसे आपको नजर आते हैं? क्योंकि वहां पर सब कहे कि हर बार सब कुछ फिक्स रहता है, हम फिर कैंडिडेट की बात कर ले, जीत हार को लेकर बात कर ले। इस बार कौन से वो समीकरण है जो बदलते नजर आ रहे हैं और जो परिणामों में भी असर डाल सकते हैं? देखिए, अंता की सीट के लिए कहा जाता है कि वो कांग्रेस बीजेपी की कॉमन सीट है, और कहा यह भी जाता है कि अंता में प्रमोद जैन भाया की जो वाइफ की जीत हुई, उसमें एक बीजेपी के जिला परिषद के सदस्य ने वोट दिया, वो किस सांसद का समर्थक था, सवाल ये भी उठ रहा है। तो ये जो चुनाव है ये बहुत टिपिकल चुनाव है, इतना आसान चुनाव है नहीं। महारानी साहिबा को बैठकर वहां सारा कुछ करना पड़ा, राजा साहब घूम रहे हैं। लेकिन आज जो सचिन पायलट ने मुद्दा उठाया उसका जवाब देने के लिए भजन लाल जी जा रहे हैं। ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी में अंतर विरोध है, बीजेपी में अंतर कलह है, तो उसका जवाब देने के लिए भजन लाल जी जा रहे हैं। अब भजन लाल जी का रोड शो अधिकतर शुभ रहा है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में शुभ नहीं रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट है। जगमोहन मीणा जी के लिए पक्ष में रोड शो किया था और वहां ब्राह्मण बाहुल्य सीट थी, लेकिन जगमोहन जी अटक गए। तो क्या मोरपाल जी के लिए शुभ रहेंगे इनका पग फेरा, ये देखने योग्य होगा। और जो एक जवाब देने के लिए जा रहे हैं वो बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि बीजेपी एक मुखी है। और सचिन पायलट हो चाहे कोई हो, सचिन पायलट ने भी आज जवाब दे दिया। वसुंधरा राजे जी ने कभी कहा था उनके लिए कि ये बच्चा मेरे सामने क्या करेगा, जब वो दिल्ली में गए थे इनकी जांच कराने के लिए खनन घोटाले में, जिसकी जांच भी हुई, अशोक सिंघवी समेत कई लोग पकड़े गए। तो ईमानदारी की बात यह है, ये गेम घूम गया है, ये चुनाव साधारण नहीं है, और अगर धाकड़ खिसक गए तो अंता इतिहास लिख देगा। ठीक है, राखी जी। देखिए, अंतरकलह की बात आज सचिन पायलट जी कह रहे थे, लेकिन पिछले 5 साल जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब अंतरकलह क्या होती है हमारे प्रदेश की जनता ने देखा भी और भुगता भी। किस तरह से इन्होंने नकारा, निकम्मा, ऐसे करोना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। तो वो अंतरकलह वो अपने पास रखे, जिसका जैसा मन होता है वही शब्द मुंह पर आते हैं, वैसी ही भावना होती है, और इसीलिए इन्होंने इन बातों को कहा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आज राहुल गांधी जी ने दिल्ली के अंदर, क्योंकि कल वोटिंग है बिहार में, एक भ्रम फैलाने की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश करी, और वैसा ही काम परसों डोटासरा जी ने एक सभा के अंदर, जिसमें उनके स्टार प्रचारक जितने इन्होंने अनाउंस कर दी उससे भी कम भीड़ थी, वहां पर कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे एक आरोप है, आपराधिक आरोप है। जब पूछा गया उनसे कि बताइए कौन से आरोप हैं, कौन से ऐसे केस है जो लंबित हैं, ऐसे कौन सी चीज है जिसके बारे में उन्होंने सभा के अंदर कहा, तो उनके पास कोई जवाब अब तक तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई जवाब आया नहीं। यानी साफ साफ है कि झूठ के बेसिस पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, और जब झूठ का सहारा लिया जाता है, श्वेता आप समझते हैं, हार का डर है। हार का डर इसलिए है, तभी तो भ्रम करने के लिए काम करना चाहते हैं, जो राहुल गांधी ऊपर जाकर
करके, चाहे पेगासस हो, चाहे हिडनबर्ग हो, राफेल हो, फिर SIR हो, EVM हो, इन सब बातों पे उन्होंने झूठ बोला और कोशिश की कि कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट मिल जाए। लेकिन ये अब जनता इनको सपोर्ट नहीं करेगी और ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं हताशा है, जो उन्होंने काम नहीं किए लोगों के लिए, जिस तरह से उन्होंने पैसा कमाया, जिसके आरोप इन्हीं के लोग लगाते हैं इन पर। भरत सिंह कुंदनपुर को सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के करेगी। ठीक है स्वर्णिम जी, क्या वाकई में हार का डर है? जिस तरह से अब सवाल आपकी तरफ से उठे या जवाब बीजेपी की तरफ से आए, लेकिन क्या वाकई में डर है? ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है, या फिर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है? देखिए, बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस है या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और सीधी सी बात है, जो 5000 वोटों का अंतर रहा था वो हमें पूरा कर रहा है और वो पूरा हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। एक चीज तय है कि लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्थिति पिछली बार जैसी ही होगी कि 5000 का अंतर वो कवर कर लेंगे? ये सब कहने वाली बातें हैं, इससे ज्यादा अंतर होगा। 30,000 से अधिक वोटों से प्रमोद जैन भाई वहां चुनाव जीत के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज जनता ने दो चीजें देखी हैं। एक देखा कि 2 साल पहले जो विकास हो रहा था, आज 8% की बेरोजगारी दर से 12 जिला जो है परेशान है, युवा परेशान है, और जो विकास की जो गति थी वो एकदम शून्य पे ला दी पूरे प्रदेश की, खास करके अंता की जो औद्योगिक हब था, वहां पे उद्योग धंधे बंद हो गए, क्योंकि आज सड़कें नहीं है। जो कनेक्ट करने वाले हाईवे और सड़कें टूटे पड़े, पहुंच नहीं सकते वहां पे। अब मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे भाई, लेकिन अगर सड़क से चले जाएं तो पता पड़ जाएगी जनता। यानी आप कह रहे हैं पूरे राजस्थान में अंता की स्थिति ऐसी है? अंता की स्थिति तो चुनाव हो रहे हैं इसलिए, लेकिन प्रदेश भर में विकास रुका हुआ है और अंता में विशेष रूप से रुका हुआ है। तो इच्छा जानना चाहते हैं ना सब लोग, जाकर के वहां पे मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो उपचुनाव, पिछला उपचुनाव फिर कांग्रेस के फेवर में जाता, क्यों बीजेपी के फेवर में गया? देखिए, अगर इसका स्पष्ट जवाब लेना है तो फिर ये बता दीजिए 11 सीट क्यों यहाँ पे एनडीए गठबंधन ने जीती लोकसभा में? क्यों अग्निवीर मंत्री बना करके करणपुर में चुनाव हार गए? अरे हमारे जो नेता सांसद बन गए, उनके बाद दूसरा कोई प्रत्याशी ये एक सोच भी तो होती है कि हमें केंद्र के लिए, हम क्या, ऐसा नहीं कि कोई अगर स्टेट के लिए वोट कर रहा है तो वो उसी पार्टी के लिए केंद्र में करेगा। केंद्र के लिए मानसिकता अलग, राज्य के लिए अलग होती है। आप दोनों को एक कंपेयर नहीं कर सकते। आपने ठीक है, आपने कहा कि केंद्र के लिए 11 सीटें आपको मिली, लेकिन उपचुनाव में फिर वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं, मैं तो छोटी सी बात पूछ लेता हूं आपसे, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का जेट उड़ करके जाता है और खाली क्यों आ जाता है राजस्थान में? बार बार दिल्ली जा रहे हैं ना, हर महीने में 2 बार तो जाता ही है, तो क्यों खाली आता है? क्या मिल रहा है राजस्थान को? कमेंट में बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि हम वो लोग नहीं जो अपने कार्यकाल के आखिरी साल के अंदर अनाउंसमेंट करें। 2-3 साल तो हम कोरोना पीरियड था, चाहे होटल के अंदर CMR के अंदर बैठे रहे, लेकिन देखिए जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाते हैं तो हमारे पास राम जल सेतु मिलता है। अगर वो दिल्ली जाते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट होता है बिजली के लिए। अगर वो जाते हैं, देखिए लड़ना चाहता नहीं है, अगर उपचुनाव में 59 जगह हम जीते, जनता का विश्वास। चलिए ठीक है, ये परिणाम तो परिणाम ही बता रहे हैं ना कि कहां पर क्या कैसे किसके फेवर में गया। स्वर्णिम जी सुनिए जरा, स्वर्णिम जी सुनिए जरा, मिथिलेश जी का मिथिलेश जी। चुनाव में प्रमोद जैन भाया के लिए एक प्रॉब्लम हो गई कि चाहे कमललाल मीणा लड़े, लेकिन 25% वोट लगभग मीणा कम्युनिटी के उनके साथ आते थे। लेकिन नरेश मीणा के साथ धाकड़ और अदर कम्युनिटी के लोग जब दिखाई दे रहे हैं, तो जो कांग्रेस समर्थित मीणा कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नरेश को ही वोट दो। ये इनके लिए एक भारी पड़ने वाला है कांग्रेस के लिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जिस तरीके से मदन राठौड़ जी उनको भावी मंत्री घोषित कर गया है मोरपाल जी को, इससे ये लग रहा है कि बीजेपी में भी डर है। और जिस अंदाज में कास्ट मैनेजमेंट करने में खुद वसुंधरा राजे लगी हुई है, क्योंकि वसुंधरा राजे को मनाना आता है, ये उनमें एक अदा है। जो वहां के लोकल लोग वो यही कह रहे हैं कि हम नाराज थे, नो डाउट, क्योंकि हीरालाल जो नागर है वर्मा, हीरालाल जो मंत्री है, उनको नहीं लगाया गया क्योंकि उनकी गाड़ी से एक धाकड़ कम्युनिटी का बच्चा मर गया और 12 में उनके खिलाफ धाकड़ कम्युनिटी सड़कों पर उतरी और मदन दिलावर को नहीं उतारा गया। और प्रताप जो बल्लू भाई प्रताप सिंघवी जी, उनको नहीं उतारा गया। तो यानी जिनसे नाराजगी है उनको नहीं लाया गया कि ऐसा ना हो कि बीजेपी ने पूरा मैनेजमेंट किया। अब महारानी और भजनलाल जी की जोड़ी क्या कमाल करती है, ये कल अंता की सड़कों पर नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन ये तय है कि जो सरकार होती है, अशोक गहलोत जी की 75% स्ट्राइक रेट थी उपचुनाव जीतने में, लेकिन मुख्य चुनाव में परिणाम उनके उल्टे आए थे। भजनलाल जी की भी 72% स्ट्राइक रेट है, तो अंता भी वो जीत सकते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरीके से आज आंकड़े दे जा रहे हैं बेरोजगारी के, क्योंकि अंता के जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात उठाई, उसके पहले सरकार ने जारी किया कि स्वास्थ्य विभाग ने हमने 28,000 नियुक्तियां दे दी,
पशुपालन विभाग में नियुक्तियां दे दी। तो ऐसा नहीं, बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। अब उसको भेद पाते हैं नहीं भेद पाते हैं प्रमोद जैन भाया, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया खुद तो 5,000 से आ रहे और राजा साहब जीते वहां से 16,000 क्योंकि से। देखिए 11 तारीख को वोटिंग है और वोटिंग तक भी नहीं, परिणाम आने तक तो दावे सबकी तरफ से रहेंगे अपनी जीत को लेकर। जनता क्या तय करती है 11 तारीख को तस्वीर साफ होगी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए अंता महज एक सीट नहीं है कि हम ये कहें कि अंता सिर्फ एक सीट की लड़ाई है। ऐसा लग रहा है कि यहां से जीत हार तय करेगी राजस्थान की राजनीति में आखिर क्या कुछ आगे की पटकथा लिखी जाती है, क्योंकि एक एक उपचुनाव बेहद अहम रहता है। जीत हार बहुत कुछ कई लोगों के लिए आगे की राजनीति भी यहां पर तय करती है, लेकिन इतना जरूर है कि आसान इस बार अंता का चुनाव नहीं है। और अगर आप ये मान रहे हैं कि अंता का चुनाव जैसे होता आ रहा है वैसे ही है, तो वो तस्वीर भी इस बार नजर नहीं आती। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, दोनों तरफ से दावे हैं, लेकिन नरेश मीणा भी खेल बिगाड़ सकते हैं, मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। और ऐसे में कौन सी पार्टी अपने कैंडिडेट के लिए कितने एफर्ट्स लगाती है, उसका कितना फायदा मिलता है, और सबसे बड़ी बात उसका असर वोटर्स पर क्या होता है, यह महत्वपूर्ण रहेगा। और कल का रोड शो भी बहुत कुछ तय करेगा। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।